हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो काफ़ी दिन हो गए थे वीडियोस अपलोड किए हुए। तो आज हम अपना जो क्वेश्चन सीरीज़ हमारी चल रही थी, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम बना रहे थे, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो दिस विल बी योर पार्ट 3 ऑफ एक्सरसाइज सीरीज ऑफ चैप्टर 1, दैट इज़ सॉल्यूशन। सो हमने कुछ क्वेश्चंस बना लिए थे और अभी हम कुछ और क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो जो आपको मैंने बताया था कि आपका एग्ज़ाम मैंने पोस्टपोन कर दिया था, तो आपका एग्ज़ाम अब मंडे को होना है। तो मंडे को आप लोग तैयार रहें। मंडे को आपका सॉल्यूशन चैप्टर का टेस्ट होगा। बढ़िया करके तैयारी करें। कुछ नहीं आता है तो पूछें, आपके पास अपॉर्चुनिटी है पूछने की, स्कूल में भी और व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप मुझसे पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। अगर आपको नहीं आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं। बनाएंगे ही नहीं तो फिर आपको एग्ज़ाम के दिन ही पता चलेगा कि मुझे ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता है। ठीक है, तो उससे पहले आपको पता चल जाए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल हमारे पास है, अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मास। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो मास परसेंटेज हमसे पूछा गया है। सबसे पहले मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू रखनी होगी और वैल्यू रख के हम आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना है तो देखते हैं। A solution is obtained by mixing 300 ग्राम of 25% सॉल्यूशन। एक हमारे पास सॉल्यूशन है जिसका जो कंसंट्रेशन हमें दिया गया है वो 25% है। ये हमारा एक सॉल्यूशन है। एक और सॉल्यूशन है हमारा जिसका जिसमें जो सॉल्यूट है वो 40% है। ठीक है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो हम क्या करते हैं कि इसमें से 300 ग्राम लेते हैं और इस सॉल्यूशन में से जिसका कंसंट्रेशन 40% है बाई मास, तो उसमें से हम उसमें से हम 400 ग्राम लेते हैं। तो देखिए 25 ग्राम जो है वो प्रेजेंट है। इससे हमें पता चलता है कि 25 ग्राम प्रेजेंट है 100 ग्राम में। 100 ग्राम का अगर सॉल्यूशन है तो उसमें 25 ग्राम हमारे पास सॉल्यूट है। अब हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास ये 300 ग्राम है। तो ये अगर हमारे पास 300 ग्राम है तो हमारे पास जो सॉल्यूट होगा 300 ग्राम में, हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है इस तरफ, तो इस तरफ हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 ग्राम आ जाएगा। तो यानी कि 300 ग्राम में हमारे पास 75 ग्राम क्या होगा? सॉल्यूट होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम करते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि 40 ग्राम सॉल्यूट है। 40% मतलब 40 ग्राम सॉल्यूट है कितने ग्राम में? 100 ग्राम में। ठीक है, परसेंटेज का मतलब 100 ग्राम होता है। तो इसी प्रकार से हमसे कहा जा रहा है कि हम 400 ग्राम लेते हैं। 400 ग्राम में कितना सॉल्यूट होगा? तो 400 ग्राम इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है इस तरफ, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 160 ग्राम। तो यहाँ पर हमारे पास 160 ग्राम सॉल्यूट होगा। अब ये दो जो मैं गोले कर रहा हूँ ये दोनों हमारे सॉल्यूट की मात्रा है। तो मास ऑफ सॉल्यूट हमारा रिजल्टिंग सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? 160 प्लस 75। तो 160 में 75 हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 235। ठीक है, 235 हमारे पास हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट। और मास ऑफ सॉल्यूशन अगर हम देखें तो हम 300 ग्राम ले रहे थे और दूसरा 400 ग्राम ले रहे थे, यानी कि 700 ग्राम हमारे पास क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो फॉर्मूले में रख देते हैं। फॉर्मूले में हम रखेंगे तो 235 डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन यानी कि 700 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इसको हमने सॉल्व करना है, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो 7 से हमने डिवाइड करना है 235 को। तो कर लेते हैं, 7 3 जा 21, तो 2 बचेगा हमारे पास और 5 बचेगा, और 7 3 जा 21, 4 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे उतरेगा 0.5, 35.5% ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। अब रिजल्टिंग सॉल्यूशन में हमसे कहा जा रहा है तो हम ये हमारा सॉल्यूट का मास परसेंटेज आएगा।
तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट हमारे पास जो आएगा वो आएगा 33.5%। तो इसी प्रकार से अगर मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट कहा जाए, मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट अगर कहा जाए, तो मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 100 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास 66.5 आएगा। ठीक है, 5%। सॉल्यूशन सॉल्वेंट का मास परसेंटेज इतना और सॉल्यूट का मास परसेंटेज इतना। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को बना सकते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन या एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। ठीक है, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 222.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 and 200 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इतना, जितना भी दी गई है, देन व्हाट शैल बी द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। तो सबसे पहले हमने मोलैलिटी निकालनी, मोलैलिटी निकालनी है एक सॉल्यूशन की, जिसमें हमने एक सॉल्यूशन बना रहे हैं जो एंटी फ्रीज है। ठीक है, यानी कि फ्रीज होने से रोकता है। इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 226 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमारे पास जो मास ऑफ सॉल्यूट होगा, मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास होगा तो वो है 222.6 ग्राम। ठीक है, और मोलर मास अगर मैं निकालता हूँ तो मोलर मास हमने इससे पहले भी कैलकुलेट किया है इथाइलिन ग्लाइकोल का, इससे पहले वाले क्वेश्चन में। चलिए यहाँ पर फिर से कैलकुलेट कर देते हैं। C2H6O2 है हमारे पास। तो कार्बन का 12 होता है, 12 टू जा 24 प्लस 6 प्लस ऑक्सीजन का हमारे पास होता है 16, 16 टू जा 32। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 62। तो 62 हमारे पास मोलर मास आ जाएगा, 62 ग्राम, ये हमारे पास मोलर मास आ जाएगा। तो मोलैलिटी हमसे पूछा जा रहा है, तो मोलैलिटी को हम स्मॉल m से दिखाते हैं। मोलैलिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी कि 222.6 अपॉन 62। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट हमारे पास दिया गया है 200 ग्राम। तो इसको हम केजी में लेते हैं, तो इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। तो इस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास m आ जाता है, यानी कि मोलैलिटी आ जाती है हमारे पास मोलैलिटी आ जाती है 17.95 ग्राम पर केजी, मोल पर केजी, मोल पर केजी, यूनिट का ध्यान रखेंगे, मोल पर केजी। तो इस प्रकार से हम मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मोलैलिटी और मोलैरिटी में एक रिलेशन होता है जिसको आपको याद करना है, इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है, पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, पहला क्वेश्चन का आंसर 17.95 मोल पर किलोग्राम आ गया, यानी कि मोलैलिटी हमने फाइंड आउट कर दी। अब दूसरा पोर्शन हमसे कह रहा है कि डेंसिटी हमें दे रहा है और मोलैरिटी पूछ रहा है। तो अगर हमें सॉल्यूशन की मोलैरिटी पता है, मोलैलिटी पता है और मोलैरिटी निकालनी है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी इक्वल टू होता है, मोलैरिटी इक्वल टू होता है 1000 इंटू m इंटू डी अपॉन 1000 प्लस m इंटू m2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। अगर ये याद है तो बड़ा आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। मोलैरिटी हमने निकालनी है, मोलैरिटी इक्वल टू, मैं बस वैल्यू रख रहा हूँ उसी फॉर्मूले में, 1000 इंटू m। m का मतलब है यहाँ पर कि मोलैलिटी, ये जो स्मॉल m है यहाँ पर ये मोलैलिटी को बता रहा है, जो कि हमने अभी कैलकुलेट करी 17.95 हमारे पास आई। d का मतलब डेंसिटी है जो कि 1072 है। ठीक है, डिवाइड बाई हमारे पास 1000 है प्लस m का मतलब वही मोलैलिटी यानी कि 17.95, और m2 का मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा 62। तो आप इस फॉर्मूले में ये वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिए। तो ये तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास, इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आता है 19242.4 अपॉन, अपॉन में हमारे पास आता है 1000 प्लस 1112.9। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास आता है 9.1, और ये जो आंसर आएगा आपका वो मोल पर लीटर में आएगा। यही आपकी क्या हो जाएगी? मोलैरिटी हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले से हमने बड़े ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया।
मोलैरिटी और डेंसिटी में रिलेशन क्या होता है, इससे आपको पता चलता है, और मोलैलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन होता है ये आप ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है, अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सीवियरली सीवियरली कंटेमिनेटेड सीवियरली कंटेमिनेटेड विथ क्लोरोफॉर्म सपोज टू बी कार्सिनोजन। कार्सिनोजन ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। द लेवल ऑफ कंटेमिनेशन वाज 15 ppm बाई मास। एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाई मास। तो हमने मास परसेंट में कैलकुलेट करना है। ठीक है, पीपीएम को मास परसेंट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो एक रिलेशन आप याद रखेंगे, 1% इक्वल टू, किसी भी सॉल्यूशन का 1% इक्वल टू होता है 10⁴ ppm। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, 1% इक्वल टू 10⁴ ppm होता है। ठीक है, तो हमें कहा जा रहा है कि परसेंटेज निकालो, तो ये हमने निकालना है, और यहाँ पर हमें वैल्यू दी गई है 15 ppm। ठीक है, तो कैसे हम इसको करेंगे, हम कहेंगे कि 10⁴ ppm इक्वल टू होता है 1%। 10⁴ ppm इक्वल टू होता है 1%। तो 1 ppm इक्वल टू हो जाएगा 1/10⁴%। ठीक है, तो इसी प्रकार हमें कितना ppm दिया गया है, हमें दिया गया है 15 ppm। तो 15 ppm इक्वल टू हो जाएगा 1/10⁴ मल्टीप्लाइड बाई 15। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, 15 इंटू 10⁻⁻4। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। कितनी आसानी से हमने बना लिया जब हमें ये रिलेशन पता था कि 1% इक्वल टू होता है 10⁴ ppm। दूसरा देखिए, हमसे कहा जा रहा है डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर सैंपल। तो मोलैलिटी इक्वल टू होता है, क्या होता है, मोलैलिटी इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट तो पहले आता है यानी कि W1, और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर क्या आ जाएगा 1000। ठीक है ना, 1000 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो व्हाट इज द गिवन मास ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो गिवन मास हमारे पास है 10⁶ ppm होगा वो, यानी कि 10⁶ ग्राम होगा। 15 इंटू 10⁶ ग्राम होगा। तो 15 इंटू 10⁶ ग्राम को हम 10⁶ ग्राम के बराबर ले सकते हैं। तो 10⁶ ग्राम हमारे पास है गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगर हम निकालेंगे किसका, क्लोरोफॉर्म का, तो क्लोरोफॉर्म का मोलर मास अगर हम निकालेंगे ये हो जाएगा कार्बन का 12 प्लस 1 प्लस Cl, क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 35.5 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये आता है आपके पास 119.5, इतना आपके पास आता है मोलर मास। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास का मतलब 119.5 गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, 10⁶ ग्राम। ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू ये हो जाएगा 1000। तो इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या कुछ गलत हो रहा है हमारा, नहीं। गिवन मास अपॉन मोलर मास हमने कर लिया, गिवन मास 10⁶ माना, अपॉन मोलर मास हमारे पास ये आ गया। एक चीज हमारा मिस हो रहा है, वो है मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर मैंने मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं लिया, ये तो मोलर मास लिया है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास क्या होगा, तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा 10⁶ ही होगा, 10⁶ होगा या फिर, ठीक है 10⁶ होगा। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आंसर आता है 1.25 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, m लिखेंगे, स्मॉल m में इसको दिखाएंगे। तो इस प्रकार से हम इसे कर सकते थे। गिवन मास यहाँ पर आप जो है वो 15 इंटू 10⁶ भी लिख सकते थे अपॉन मोलर मास। ठीक है, वो भी आपके पास ये आ जाएगा। और जो आपके पास आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट वो नियरली इक्वल टू 10⁶ होगा। यहाँ पर मैंने 10⁶ लिया है, वो नियरली इक्वल टू 10⁶ ग्राम होगा, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, तो 1000 से ऊपर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.25 इंटू 10⁻⁻4। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। हमने दोनों चीजें इसमें कैलकुलेट कर ली हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट रोल डज द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन प्ले इन सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल एंड वाटर। तो देखिए, एल्कोहल एंड वाटर जो है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, ये हम जानते हैं। H2O होता है फॉर्मूला वाटर का, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो ये रहा HO,
H, इस प्रकार से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी HOH, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी HOH। तो ये रहा वाटर। और जब आप एल्कोहल मिलाते हैं तो जो कॉमनली यूज एल्कोहल होता है वो होता है C2H5OH, तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये रहा दूसरा, यहाँ पर आ जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन यहाँ पर रहेगा और इससे जुड़ा रहेगा C2H5OH। इस प्रकार से इसमें भी क्या पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, यानी कि ऑक्सीजन होगा यहाँ पर, एक तरफ होगा C2H5 और दूसरी तरफ होगा हाइड्रोजन। तो यहाँ दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, वाटर और इसमें। तो जब इन दोनों को आपस में मिलाया जाता है तो इनके हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। वाटर में जो मौजूद हाइड्रोजन बॉन्ड है और जो एल्कोहल में मौजूद हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये आपस में क्या करते हैं, ये ब्रेक हो जाते हैं और इनमें जो इंटरेक्शन होता है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, वो पहले से कम हो जाता है। तो अगर पहले से कम हो जाएगा तो वेपर प्रेशर में क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें अल्कोहल और वाटर मिलाए गए हैं। तो पहले वाटर हमारे पास सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट था, उसका वेपर प्रेशर कुछ आता, सपोज मैं कहता कि उसका वेपर प्रेशर 100 mmHg आता, लेट इट बी 100 mmHg। और मैं जब इसमें अल्कोहल मिला देता हूँ, यानी कि C2H5OH जब मैं इसमें मिला देता हूँ तो इसके हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, जिससे इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो बढ़ जाएगा। वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, अब हो गया 120 mmHg। तो वेपर प्रेशर अगर बढ़ जा रहा है, तो वेपर प्रेशर बढ़ जा रहा है तो फिर ये राउल्ट लॉ से कैसा डेविएशन शो करेगा, तो राउल्ट लॉ से ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, क्योंकि वेपर प्रेशर क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन ये शो करेगा। तो बस आपने यही बताना था इसमें, तो ऐसा ही आप लिखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है। तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा सॉल्यूशन का और ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ठीक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Why do gases always tend to be less soluble in liquid as the temperature is raised? तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब गैस को डिसॉल्व किया जाता है, यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड, डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड, ये जो होती है, ये प्रोसेस होती है एक्सोथर्मिक। ये प्रोसेस कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक मतलब इसमें हीट इवॉल्व होती है। तो हीट इवॉल्व होगी, तो हीट इवॉल्व होगी और आप इसे और हीट देंगे, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो जो सॉल्युबिलिटी है वो हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। हम चाहते थे कि सॉल्युबिलिटी बढ़े, सॉल्युबिलिटी बढ़े हम चाहते थे, ठीक है। यानी कि ए और बी में हम अगर हमारे पास बी सॉल्वेंट है, यानी कि कोई वाटर है, सपोज वाटर में हम कोई गैस डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो ये प्रोसेस हमारी एक्सोथर्मिक होती है। और हमने पढ़ा है पहले भी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर वो बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाती है, तो वो सॉल्युबिलिटी हमारी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी इसमें, तो ये हम लिखेंगे, ठीक है। इसी का उल्टा भी सही होता है कि टेम्परेचर अगर हम घटाते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। टेम्परेचर कम करने पर ये हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ती है, अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये हमने स्कूल में भी देखिए। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ पार्शियल प्रेशर ऑफ एथेन ओवर अ सॉल्यूशन इज 6.56 into 10 to the power minus 3 gram of ethane is 1 bar. If the solution contain 5 into 10 to the power minus 2 gram of ethane, then what shall be the partial pressure of the gas? तो ये क्वेश्चन हमारा हेनरी लॉ से है। तो हेनरी लॉ हमसे कहता है कि जो P इक्वल टू होता है वो इक्वल टू होता है KH इंटू काई, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हटाएंगे तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि P1 अपॉन P2, हमारे पास दो प्रेशर दिए गए हैं, इक्वल टू काई 1 अपॉन काई 2 होगा, काई 1 अपॉन काई 2 होगा। और ध्यान रखेंगे कि जब हमारे पास सॉल्वेंट सेम होगा, जब हमारे पास सॉल्वेंट सेम होगा तो हम काई को रिप्लेस कर सकते हैं जो हमें गिवन मास है उससे, ठीक है। गिवन मास से हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि M1 अपॉन M2 हम इसको कर सकते हैं। तो P1 हमारे पास है 1 अपॉन P2 हमने कैलकुलेट करना है, इक्वल टू काई 1 हमारे पास है, सॉरी काई 1 की जगह हम लिख सकते हैं M1 अपॉन M2, ठीक है, मोलर मास। तो मोलर मास हमें गिवन है, तो 1 अपॉन P2 ही हमने निकालना है, तो P2 इक्वल टू कर देते हैं, P2 इक्वल टू हो जाएगा M2 अपॉन M1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 1 तो है ही हमारे पास। तो M2 है हमारे पास 5 इंटू 10 टू दी पावर 5 इंटू 10 टू दी पावर -2, जबकि M1 है हमारे पास 6.56 इंटू 10 टू दी पावर -3। तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 10 टू दी पावर -3 है हमारे पास, ध्यान रखेंगे। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास 0.762 आता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, इतना बार आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो इस वीडियो में इतना ही। इसको लिखिएगा, कहीं पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछिएगा, मैं स्कूल में भी आपको बता सकता हूँ, या फिर आप